कहानी की शुरुआत जॉन नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी कैट को अस्पताल ले जा रहा था क्योंकि कैट को बहुत तेज लेबर पेन्स हो रही थी। उसे व्हील चेयर पर ऑपरेशन रूम ले जाया जा रहा था जबकि जॉन एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए रुक जाता है। अचानक रास्ते में कैट को ब्लीडिंग होने लगता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वह खुद को ऑपरेशन रूम में मेडिकल स्टाफ से घिरा पाती है लेकिन उसका पति वहां नहीं होता। उसे अजीब सा डर महसूस होता है। तभी एक नर्स उसे बताती है कि उसका बच्चा मर चुका है। कैट को इस पर यकीन नहीं होता। तभी जॉन अंदर आता है और बच्चे के जन्म का वीडियो बनाने लगता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। बच्चा दिखाई देता है जिसे देखकर कैट जोर जोर से चीखने लगती है लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह एक डरावना सपना देख रही थी। वह उठकर शीशे में अपने पेट पर निशान देखती है जो बच्चे के जन्म के समय ऑपरेशन की वजह से पड़ा था। दरअसल कुछ समय पहले उसने मरा हुआ बच्चे को जन्म दिया था और तब से वह ऐसे डरावने सपने देख रही थी। इसके बाद वह एक टैबलेट लेती है। अगले दिन वह फिजियोथेरेपी के लिए जाती है जहां डॉ ब्राउनिंग उसे बताती है कि मृत बच्चे के जन्म के बाद ऐसे डरावने सपने आना नॉर्मल है। कैट कहती है इन सपनों का मतलब यह भी हो सकता है कि मुझे एक बच्चा गोद लेना चाहिए, लेकिन जल्द ही वह महसूस करती है कि वह इसके लिए अभी तैयार नहीं है। ब्राउनिंग कहती है बच्चा गोद लेने या न लेने का फैसला तुम्हें खुद करना है, जो ठीक लगे वही करो। कैट बताती है कि कुछ दिन पहले वह शराब खरीदने दुकान गई थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ब्राउनिंग जवाब देती है ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कैट अपनी बेटी मैक्स को स्कूल से लेने जाती है। हमें पता चलता है कि मैक्स बाहरी है। घर लौटते वक्त ट्रैफिक लाइट से ध्यान हटने के कारण उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। घर पहुंचकर कुछ देर बाद कैट पियानो बजाते हुए संगीत बनाना रही थी लेकिन बाहर के शोर की वजह से उसे परेशानी हो रही थी। वह बाहर देखती है कि मैक्स एक बास्केटबॉल को दीवार पर मार रही थी। कैट उसे डांटती है। मैक्स इसके लिए माफी मांगती है। तभी जॉन अपने बेटे डैनियल के साथ घर आता है और तीनों मिलकर बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। रात को जब कैट मैक्स को सुलाने जाती है तो मैक्स कहानी सुनाने को कहती है। कैट उसे एक मृत बच्ची की कहानी सुनाती है। मैक्स पूछती है क्या मुझे एक नई बहन मिल सकती है। कैट कोई जवाब नहीं देती और सोने से पहले एक और टैबलेट लेती है। बिस्तर पर वह जॉन से कहती है कि उसने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया है। अगले दिन दोनों एक अनाथालय जाते हैं जहां उन्हें सिस्टर अभिज्ञा मिलती है। वह कहती है आसपास देखो, जो बच्चा पसंद आए मुझे बता देना। कैट पहली मंजिल पर रुककर छोटी लड़कियों को खेलते देखती है जबकि जॉन दूसरी मंजिल पर जाता है। वह एक बच्ची को गाना गाते सुनकर उसके कमरे में जाता है। बच्ची गाना गाते हुए पेंटिंग बना रही थी। उसका नाम ईशा था। ईशा जॉन को अपनी पेंटिंग के बारे में बताने लगती है। तभी सिस्टर अभिज्ञा के साथ कैट वहां आती है और उनका परिचय कराती है। जॉन और कैट ईशा से बात करने लगते हैं। ईशा बताती है कोई मुझसे बात नहीं करता क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। जॉन और कैट उसे पसंद कर लेते हैं और गोद लेने के बारे में बात करने लगते हैं। अभिज्ञा बताती है कि ईशा रूस से आई थी। उसे लाने वाला आदमी घर में आग लगने से मर चुका था। वह कहती है ये बहुत प्यारी लड़की है। 3 हफ्ते बाद जॉन और कैट अभिज्ञा को अलविदा कहकर ईशा को अनाथालय से ले जाते हैं। कार में जाते वक्त कैट ईशा को सांकेतिक भाषा सिखाने लगती है। घर पहुंचने पर मैक्स ईशा को देखकर बहुत खुश होती है। ईशा तुरंत उसे अपना परिचय देने लगती है। कैट बताती है कि मैक्स होठों को पढ़ सकती है। घर में ईशा दादी बारबरा और डैनियल से मिलती है। रात को सभी उसे स्वागत उपहार देते हैं सिवाय डैनियल के, क्योंकि उसे जलन हो रही थी, खासकर जब ईशा जॉन को धन्यवाद देने के लिए गले लगती है। अगले दृश्य में डैनियल अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस में बैठकर कॉमिक किताबें पढ़ रहा होता है। ईशा और मैक्स बर्फ में खेलने लगते हैं। घर के अंदर बारबरा और कैट मैक्स के बारे में बात करती हैं। बारबरा कहती है ईशा के घर में बसने के बाद तुम्हें अपना शिक्षण कार्य फिर शुरू कर देना चाहिए, लेकिन कैट के जवाब से वह निराश हो जाती है। उस रात कैट बिस्तर पर जॉन के साथ होती है। तभी तेज तूफान शुरू हो जाता है। ईशा उठकर मैक्स के कमरे में चली जाती है। जब जॉन और कैट अंतरंग पल बिता रहे होते हैं उन्हें दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर दोनों बच्चियां दिखती हैं जो तूफान से डरकर उनके पास सोने आ गई थीं। ईशा जॉन के पास होती है। अगले दिन सुबह सभी स्कूल के लिए निकलने वाले होते हैं। तभी ईशा फैंसी ड्रेस पहनकर नीचे आती है। उसे देखकर बच्चे हंसने लगते हैं। कैट उससे पूछती है क्या तुम सचमुच इन कपड़ों में स्कूल जाना चाहती हो। ईशा जवाब देती है दूसरों से अलग दिखने में कोई बुराई नहीं है। स्कूल पहुंचने पर उसकी क्लास टीचर उसका स्वागत करती है लेकिन एक छात्र उसका मजाक उड़ाता है। उसी दिन मैक्स और ईशा ठंड में जमी हुई झील पर मिलते हैं। कैट उन्हें वहां देखकर डांटती है और कहती है कि वहां खेलना मना है। इधर डैनियल अपने पेंटबॉल गन से खेलते हुए
गलती से एक कबूतर को गोली मार देता है। कबूतर घायल होकर गिर पड़ता है। ईशा और मैक्स उसके पास आते हैं। डैनियल को उदास देखकर ईशा उसे एक बड़ा पत्थर देती है और कहती है कि इससे उसका डर खत्म हो जाएगा। डैनियल मना कर देता है तो ईशा खुद पत्थर से कबूतर को मार देती है। इसके बाद वह नहाने चली जाती है। कैट जब रूम में धुले कपड़े रखने जाती है तो उसे एक पुरानी बाइबल अटकी हुई मिलती है। वह उसे निकाल कर देखती है तो उसमें एक आदमी की तस्वीर मिलती है। ईशा बाथरूम से निकलकर उसे देख लेती है। स्कूल में ईशा की वजह से डैनियल के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। गुस्से में डैनियल उसे धक्का दे देता है जिससे उसकी किताबें बिखर जाती हैं। जब वह उन्हें उठाने लगती है तो उसकी क्लास की एक लड़की को बाइबल जमीन पर गिरी मिलती है। दोनों उसे लेने के लिए छीना झपट्टी करते हैं और बाइबल उछलकर जमीन पर गिर जाती है। ईशा जल्दी से उसे उठा लेती है लेकिन वह लड़की उसका चेहरा छूकर उसे डॉगी कहती है। इस पर ईशा जोर से चीखती है। बाद में घर पर कैट ईशा को पियानो सिखाती है और स्कूल की घटना के बारे में पूछती है, लेकिन ईशा कुछ बताना नहीं चाहती। कैट उसे एक स्क्रैप बुक देती है जो उसने उसके लिए बनानी शुरू की थी। फिर वह ईशा से अपने मृत बच्चे के बारे में पूछती है। कैट सारी बातें बताती है और उसे गुलाब की झाड़ी दिखाती है जहां उन्होंने बच्चे की राख बिखेरी थी। डिनर के बाद बच्चों को सुलाकर कैट और जॉन किचन में रोमांस करने लगते हैं। तभी ईशा वहां आ जाती है। अगले दिन सुबह कैट ईशा से इस बारे में बात करना चाहती है लेकिन वह पेंटिंग करते हुए बेफिक्र दिखती है। वह कैट से एफ शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि वह सब जानती है। बाद में कैट और जॉन इस पर चर्चा करते हैं। कैट कहती है कि उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए। जॉन को लगता है कि सिर्फ एक गंदे शब्द के लिए बच्चे को थेरेपिस्ट के पास ले जाना जरूरी नहीं। थोड़ी देर बाद जॉन दोनों लड़कियों को पार्क ले जाता है। वहां झूलों पर झूलते वक्त उनकी पड़ोसन जॉन से छेड़खानी करने लगती है। उसी वक्त ईशा को परेशान करने वाली लड़की भी वहां आ जाती है। ईशा का ध्यान पड़ोसन और जॉन की ओर रहता है लेकिन उस लड़की को देखकर उसे गुस्सा आता है। जब वह लड़की स्लाइड से नीचे उतरने लगती है तो ईशा उसे धक्का दे देती है जिससे उसका पैर टूट जाता है। मैक्स यह सब देख लेती है। रात को डिनर के वक्त जॉन ईशा से इस घटना के बारे में पूछता है। मैक्स कहती है वह लड़की फिसल कर गिर गई थी। खाने से पहले ईशा और मैक्स प्रार्थना करती हैं। ईशा सांकेतिक भाषा में डैनियल से बात करती है जिससे उसे जलन होती है। वह गुस्से में ईशा को धक्का देता है। जब माता पिता उसे डांटते हैं तो वह गुस्से में वहां से चला जाता है। जॉन सजा के तौर पर उसकी ट्री हाउस में ताला लगा देता है। अगले दृश्य में कैट दोनों लड़कियों के साथ स्टोर में शॉपिंग कर रही होती है। वह सिस्टर अभिज्ञा से बात करने से मना कर देती है लेकिन फिर उन्हें अब तक की सारी घटनाएं बताती है। मैक्स कैट के होठों को पढ़कर ईशा को ये बातें बता देती है। उस रात ईशा शानदार पियानो बजाती है जिसे देखकर कैट हैरान रह जाती है। वह पूछती है तुमने अब तक यह नाटक क्यों किया कि तुम्हें पियानो बजाना नहीं आता। ईशा कहती है मैंने अपने फायदे के लिए झूठ बोला था। उस रात कैट और जॉन में ईशा को लेकर बहस होती है। इसे सुनकर अपने कमरे में ईशा खुश होती है। तभी सिस्टर अभिज्ञा उनके घर आती है। वह कैट और जॉन को बताती है कि ईशा ने पहले भी कुछ बच्चों को चोट पहुंचाई थी लेकिन पुख्ता सबूत न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ईशा उनकी सारी बातें सुन लेती है और मदद के लिए मैक्स के पास जाती है। वह कहती है अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो वह बुरी औरत मुझे वापस ले जाएगी। इधर कैट को सिस्टर अभिज्ञा की बातें सही लगती हैं जबकि जॉन को लगता है कि वह ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही है। कैट ईशा को थेरेपिस्ट के पास ले जाने की बात करती है लेकिन जॉन मना कर देता है। ईशा मैक्स को ट्री हाउस की चाबी लाने के लिए कहती है और चुपके से जॉन की बंदूक निकाल लेती है। वह एक गोली छोड़कर बाकी गोलियां निकाल देती है। फिर वह बंदूक मैक्स पर तान देती है जिससे मैक्स बुरी तरह डर जाती है। अब हम देखते हैं कि सिस्टर अभिज्ञा अपनी गाड़ी से उनके घर से निकलती है। ईशा मैक्स को एक पुल पर ले जाती है और कहती है हम उसे इतना डराएंगे कि वह दोबारा यहाँ नहीं आएगी। जैसे ही वे पुल पर पहुंचते हैं ईशा मैक्स को धक्का देकर सड़क पर गिरा देती है। तभी अभिज्ञा की गाड़ी मैक्स पर चढ़ने वाली होती है लेकिन वह गाड़ी मोड़कर उसे बचा लेती है। मैक्स को रोता देख अभिज्ञा उसे उठाने जाती है। तभी ईशा उस पर हथौड़े से हमला कर देती है। वह मैक्स से उसे सड़क से हटाने में मदद मांगती है। दोनों मिलकर अभिज्ञा को सड़क से नीचे फेंक देते हैं लेकिन वह अभी जिंदा होती है। ईशा हथौड़े से उसे मारकर खत्म कर देती है। फिर दोनों ट्री हाउस में जाते हैं जहां ईशा अपने खून से सने कपड़े और हथौड़ा छिपा देती है। वह मैक्स को धमकाती है अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हें भी मेरे साथ अपराध में जेल भेज दिया जाएगा। वह यह भी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डैनियल उन्हें ट्री हाउस से उतरते देख लेता है। ईशा उसे भी देख लेती है। उसी रात वह एक धारदार चाकू लेकर डैनियल के कमरे में जाती है और उसे चुप रहने की धमकी देती है। डैनियल डर से कांपने लगता है और डर की वजह से उसका पेशाब निकल जाता है। दृश्य बदलता है। जॉन और कैट ईशा को थेरेपिस्ट ब्राउनिंग के पास ले जाते हैं। जब ईशा बाहर इंतजार कर रही होती है ब्राउनिंग कहती
कहती है ईशा में कोई समस्या नहीं है, समस्या कैट में है। तीसरी बार मां न बन पाने के कारण उसे अधूरापन महसूस होता है जिसे वह ईशा पर निकालती है। जॉन उसकी बात से सहमत होता है। घर लौटने पर कैट को अनाथालय से कॉल आता है। वे बताते हैं कि सिस्टर अभिज्ञा जाने के बाद से लापता है। पुलिस उनकी तलाश करती है और उनकी लाश उसी जगह मिलती है जहां ईशा ने उसे छोड़ा था। पुलिस अधिकारी कैट और जॉन से बात करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि उन्हें किसी पर शक नहीं है। इधर ईशा अपने कमरे में एक्वेरियम की लाइट को बार बार चालू बंद कर रही होती है। इससे उसकी बनाई पेंटिंग जो उसने इस घर और परिवार के लिए बनाई थी डरावनी लगने लगती है। इन घटनाओं से परेशान होकर कैट परेशान बच्चों के बारे में ऑनलाइन खोज करती है। जो कुछ उसे पता चलता है वह जॉन को दिखाती है, लेकिन जॉन फिर सहमत नहीं होता। कैट कहती है मैं दोबारा ब्राउनिंग के पास नहीं जाऊंगी। कैट ईशा को लेकर चिंतित रहती है और रूस के अनाथालय से संपर्क करने का फैसला करती है जहां से ईशा आई थी। कॉल करने पर उसे पता चलता है कि उनके पास ईशा नाम की किसी लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगले दिन जॉन ईशा को डेंटिस्ट के पास ले जाने के लिए जगाने आता है, लेकिन वह मना कर देती है। जॉन अगले दिन ले जाने का वादा करता है। फिर दोनों दिन भर एक साथ पेंटिंग करते हैं। ईशा कहती है मुझे कैट पसंद नहीं है। इधर कैट बाकी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और उनसे ईशा के बारे में पूछती है। दोनों झूठ बोलते हैं कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। उस रात ईशा किचन में कैट से कहती है कि वह उसके लिए तोहफा लाई है। वह गुलाबों का गुलदस्ता देती है जो उसने उसी जगह से तोड़ा था जहां कैट की बेटी की राख बिखेरी गई थी। ये देखकर कैट परेशान हो जाती है और गुस्से में उसे जोर से झकझोर देती है। जॉन कहता है ये उसकी गलती थी। उसी रात ईशा गैराज में जाकर जानबूझकर अपना हाथ तोड़ लेती है। सोने के समय वह जॉन को बुलाती है और कहती है कि उसका हाथ बहुत दुख रहा है। जॉन देखता है कि उसका हाथ टूटा हुआ है। डॉक्टर से लौटने के बाद जॉन उसे अपने बेड पर सुलाता है। जब कैट अंदर आती है तो जॉन उस पर नाराज होता है। कैट कहती है मैंने उसे इतनी जोर से नहीं पकड़ा था। थोड़ी देर बाद कैट एक शराब की दुकान में जाती है और 2 बोतलें खरीदती हैं। थोड़ा पीने के बाद वह बची हुई शराब नाली में फेंक देती है। अगले दिन सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते समय डैनियल का बैग फट जाता है। कैट उसकी मदद करने जाती है, तभी ईशा कार चालू कर देती है जबकि मैक्स अंदर थी। कैट कार के पीछे तब तक दौड़ती है जब तक वह बर्फ की वजह से रुक नहीं जाती। उस रात डिनर पर ब्राउनिंग उनके घर आती है। सुबह की घटना पर चर्चा करते हुए कैट कहती है मैंने कार को पार्क किया था। मैक्स ईशा को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। तभी जॉन को शराब की दूसरी बोतल दिखती है जो ईशा को मिली थी। थेरेपिस्ट कैट से कहती है कि उसने उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में जगह बुक कर रखी है। कैट शराब वाली बात सच सच बता देती है, लेकिन जॉन और थेरेपिस्ट उसकी बात पर यकीन नहीं करते। जॉन कहता है तुम कहानियां बनाती रहती हो। अगर तुम 1 हफ्ते में रिहैब सेंटर नहीं गई तो मैं बच्चों को लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा। इधर ईशा मैक्स को धमकाती है अगर तुमने मेरे बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हारी माँ को गोली मार दूंगी। बाद में डैनियल जब मैक्स के कमरे में आता है तो वह उसे सिस्टर अभिज्ञा और ट्री हाउस की घटना के बारे में सब कुछ बता देती है। डैनियल कहता है मैं ट्री हाउस से उसकी छिपाई चीजें निकाल लूंगा। ईशा यह सब सुन लेती है और चुपके से मैक्स के कमरे में जाती है। वह अचानक लाइट जला देती है। दोनों डरावनी घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तभी कैट को ईशा की डायरी दिखती है। ईशा कहती है मैंने इसे पढ़ लिया है, लेकिन कैट को इससे फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन कैट फिर से अनाथालय में कॉल करती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। वह ईशा की बाइबल ढूंढती है जो उसे उसके महंगे खिलौनों के बीच छिपी मिलती है। बाइबल में कुछ आदमियों की तस्वीरें मिलती हैं। तस्वीर पर सारणी इंस्टीट्यूट लिखा होता है। वह तुरंत इस शब्द का अर्थ ऑनलाइन खोजती है और वहां मिले नंबर पर कॉल करती है। उसे पता चलता है कि यह कोई अनाथालय नहीं बल्कि एक मानसिक अस्पताल था। इधर डैनियल चुपके से घर से निकलकर ट्री हाउस जाता है ताकि ईशा की छिपाई चीजें निकाल सके। ईशा उसका पीछा करती है, सबूतों पर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है और डैनियल को जलते ट्री हाउस में बंद कर देती है। डैनियल अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन कैट ईशा के बारे में छानबीन में व्यस्त रहती है। ट्री हाउस की छत पर चढ़कर डैनियल मदद के लिए चिल्लाता है। वह लकड़ी के तख्ते पर गिरता है और फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। कैट की नजर ईशा पर पड़ती है जो एक बड़ा पत्थर लेकर डैनियल को मारने जा रही थी। मैक्स उसे धक्का देकर हटा देती है। इससे पहले कि ईशा और नुकसान पहुंचाए, कैट वहां पहुंच जाती है। डैनियल जिंदा रहता है। थोड़ी देर बाद सभी अस्पताल में होते हैं। डॉक्टर बताता है कि डैनियल को गंभीर रीढ़ की चोट लगी है जिससे उसे कुछ याद नहीं है। ईशा जॉन से डैनियल की चिंता जताती है। कैट जॉन को ईशा के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन वह उससे सहमत नहीं होता। जब वे बहस कर रहे होते हैं,
ईशा डैनियल के कमरे में जाती है। मैक्स को ईशा के बारे में सब पता था, इसलिए वह उसके पीछे जाती है। ईशा डैनियल के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोंटने की कोशिश करती है। मैक्स भागकर अपने माता पिता को बुलाती है। डैनियल के कमरे का अलार्म बजने लगता है और डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। गुस्से में कैट ईशा को थप्पड़ मारती है, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ उसे पकड़ लेता है और बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। इस बीच उसका एक जरूरी कॉल छूट जाता है। जब कैट नींद से जागती है तो वह तुरंत डैनियल के बारे में पूछती है। वह जॉन से अनुरोध करती है कि ईशा को मैक्स के पास न रहने दे। उस रात ईशा गुड नाइट कहने के बहाने मैक्स के कमरे में जाती है और उसका श्रवण यंत्र चुरा लेती है। जॉन लिविंग रूम में शराब पी रहा होता है। तभी ईशा बड़े बुजुर्गों जैसे कपड़े पहनकर उसके पास आती है और बगल में बैठ जाती है। जॉन समझ नहीं पाता। ईशा उसे चूमने की कोशिश करती है। जॉन उसे समझाता है, मैं तुमसे वैसा प्यार नहीं करता जैसा मैं कैट से करता हूँ। वह उसे कमरे में जाने को कहता है। ईशा कहती है, मेरे साथ ऐसी बात मत करो जैसे मैं बच्ची हूँ। जॉन जवाब देता है, कल मैं अनाथालय को फोन करके तुम्हारे बारे में बताऊंगा। डर कर ईशा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इधर कैट को सारणी इंस्टीट्यूट से डॉ भरवा का फोन आता है, जो ईशा को पहचानता था। वह बताता है कि ईशा का असली नाम लैना क्लाइमेट है और वह कोई बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की परिपक्व महिला है। एक हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से वह बच्ची जैसी दिखती है। वह कहता है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसे घर से निकाल दें और पुलिस को फोन करें। ईशा अस्पताल के सबसे हिंसक मरीजों में से थी। उसके गले और हाथों पर निशान थे जो उसे काबू करते वक्त लगे थे। उसने कम से कम 7 लोगों को मारा था। यह सब सुनकर कैट तुरंत घर की ओर भागती है और सोचती है कि उसने कैसे सबको बेवकूफ बनाया। घर पर ईशा अपना मेकअप साफ करने लगती है ताकि कोई उसकी सच्चाई न समझ सके। कैट को पता चलता है कि ईशा कोई बच्ची नहीं है। जॉन उससे बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहां उसे दीवार पर ईशा की बनाई डरावनी पेंटिंग्स दिखती हैं। इधर कैट गाड़ी चलाते हुए जॉन को फोन करती है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही घर की बिजली चली जाती है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है। जॉन एक टॉर्च ढूंढकर घर की जांच करता है। अचानक ईशा उस पर चाकू से हमला कर देती है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। ईशा तब तक चाकू मारती है जब तक जॉन मर नहीं जाता। मैक्स ये सब देख लेती है और डर कर भागने लगती है। कैट तेजी से गाड़ी चलाकर घर पहुंचती है। गाड़ी घर से टकरा जाती है। वह तुरंत बाहर निकलकर घर की ओर दौड़ती है। जॉन को जमीन पर पड़ा देख वह समझ जाती है कि मैक्स की जान खतरे में है। वह उसे ढूंढने की कोशिश करती है। मैक्स के कमरे में वह नहीं मिलती। कैट बाथरूम की ओर जाती है, तभी ईशा उस पर गोली चला देती है। कैट अपने बेडरूम में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत से ईशा उसे नहीं ढूंढ पाती क्योंकि कैट खिड़की के बाहर छिपी होती है। मैक्स गार्डन में छिपी होती है। ईशा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। छत के शीशे से कैट यह देख लेती है। ईशा कैट को देखकर उस पर फिर गोली चलाती है। तभी उसे मैक्स दिखती है और वह उस पर भी गोली चलाती है। मैक्स पीछे हटती है। कैट शीशे की छत तोड़कर ईशा पर गिर पड़ती है। थोड़ी देर बाद मैक्स कैट को होश में लाती है। कैट उठकर बंदूक लेती है और मैक्स को लेकर जंगल की ओर भागती है। इतने में पुलिस घर पहुंचती है, लेकिन ईशा वहां नहीं होती। ईशा चाकू लेकर कैट और मैक्स के पीछे दौड़ती है। जंगल में कैट और ईशा जमी हुई झील पर गिर पड़ती हैं और लड़ने लगती हैं। मैक्स बंदूक उठाकर गोली चलाती है, जिससे बर्फ टूट जाती है और झील में एक गड्ढा बन जाता है। दोनों उसमें गिर पड़ती हैं। कैट और ईशा पानी में तब तक लड़ती हैं जब तक कैट ईशा को बेहोश नहीं कर देती। जब वह उसे बाहर निकालने लगती है, ईशा फिर से उसे पकड़ लेती है और अपनी जान बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन कैट उसे लात मारकर वापस पानी में गिरा देती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।